जय हिंद एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारा मेन साडे एक सीरीज चल रही है जिसमें हम टीओ ट्रेजरी ऑफिसर और एटीओ असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए जो उनका पेपर है, क्योंकि आपको पता है इसमें प्री नहीं होता है, सीधे मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो मेंस की तैयारी करवा रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो डेली बेसिस में मिलेंगे और काफी रिसर्च के बाद आप तक ये क्वेश्चन पहुंचाए जा रहे हैं और अगले दिन उन क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। तो आइए देखिए आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था जो कल आपको दिया गया था। वो था, व्हाई इज द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड गारंटर एंड डिफेंडर एंड कैग, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इज कॉल्ड कस्टोडियन। तो आइए देखते हैं क्यों सुप्रीम कोर्ट को गारंटर और डिफेंडर कहा जाता है और कैग को कस्टोडियन कहा जाता है। लेट्स सी। तो शुरू करने से पहले थोड़ा देखते हैं, दोनों ही जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, दोनों ही, मतलब एक सेकेंड, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट बोलूं ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसका जो वर्णन है जो इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 124 में बताया गया है और 124 से लेके 147 तक इसमें बताया गया है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट आता है ये पार्ट 5 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका जो चैप्टर 4 है उसमें बताया गया है। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जब भी मीन्स राइटिंग करते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मत लिखिए, थोड़ा सा ये दिखाइए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस लोकेशन में है, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मेरिट, राइट। वहीं पर मैं बात करूं तो कैग का ये जो आर्टिकल है 148 है और इसका जो पार्ट 5 में ही है ये, और इसका जो चैप्टर है, चैप्टर इसका 5th है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, दोनों सेम ही पार्ट में है, पार्ट 5 में डील करते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर 4 है और कैग का चैप्टर 5 है। तो ये बात याद रखेंगे और एक शॉर्ट में हम इसे क्या याद रखेंगे, कोर्ट आर्टिकल 124 स्टार्टिंग यहां से होती है और कैग की स्टार्टिंग 148 से शुरू होती है, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप मीन्स राइटिंग अपनी ऐसे ही एक लोकेशन से शुरू करेंगे, राइट। देखिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हमारा जो पहला, एक बार देखते हैं इसे गारंटर क्यों कहा जाता है, इसको गारंटर क्यों कहा जाता है, लेट्स सी। देखिए गारंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बात की जाए जुडिशियल रिव्यू की, जुडिशियल रिव्यू करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट की है, राइट। और कहीं ना कहीं जो एक आनंद भारती केस था जिसमें 13 जजेस थे, अभी तक का सबसे बड़ा बेंच है ये, याद रखेंगे, केशवानंद भारती केस 1973, इसमें जुडिशियल रिव्यू को और पुख्ता किया गया और बताया गया कि ये पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इस तरह से और भी केसेस आए जिन्होंने समय समय पर यह बताया कि जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट का एक इनसेपरेबल पार्ट है, अभिन्न अंग है, ठीक है। अब देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू के थ्रू सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ी भयानक चीज, एक जो भयानक आर्टिकल है, दैट इज 368, जो एम्पावर करता है, किसको एम्पावर करता है, कि वो अमेंडमेंट कर सकती है संविधान के किसी भी हिस्से पे। तो देखिए अगर जो पार्लियामेंट है वो अगर कहीं भी संशोधन कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा एक बेसिक, जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल को हम समझ लेते हैं। जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल को हम लेते हैं, जैसे कि कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक है, यानी कि हमारे वहां लोकतंत्र है, राइट। हमारा देश सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है। तो अगर देखिए, अगर संशोधन का अधिकार, यानी कि संविधान पे संशोधन का अधिकार अगर इट इज गिवन टू द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368, तो कितना भयानक हो सकता है। वो लोग क्या कर सकते हैं, ये हाइपोथेटिकल बना रहा हूं मैं समझाने के लिए, वो इसको चेंज कर देंगे। वो कहेंगे हमारा देश डेमोक्रेटिक नहीं होगा, हमारा देश भैया प्योर डिक्टेटरशिप में चलेगा,
जो हमने अपने पास्ट में देख चुके हैं जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे, राइट। और ये सेक्युलर को भी बदल देंगे, नहीं नहीं हमारा देश अब से हिंदू होगा, केवल हमारे देश के आगे लिखा जाएगा हिंदू भारत। तो देखिए ऐसा किया जा सकता है आर्टिकल 368 का इस्तेमाल कर कर संसद द्वारा। विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन डू दिस, राइट। तो इस जो ये हमारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोवरन, ये सब चीजें जो होती हैं, इसको कौन मेंटेन करेगा, कौन बचा कर रखेगा? वो रखेगा कोर्ट। और वो कैसे रखेगा? देखिए मैं बता देता हूं प्रोसीजर। कैसे रखेगा? जैसे कोई भी जो है वो बनाएगा पार्लियामेंट। अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करूं तो पार्लियामेंट बनाएगा। अब इस लॉ को वेरीफाई करने का अधिकार होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। वो उसका जुडिशियल रिव्यू करता है। वो देखता है कि ये जो लॉ बनाया जा रहा है ये कहीं किसी संविधान के जो मूल ढांचा है, जो फंडामेंटल है, उसको तो नहीं छेड़ रहा है। अगर छेड़ रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर देता है, यानी कि खारिज कर देता है। एक उदाहरण दे देता हूं आपको। 99th अमेंडमेंट हुआ था जिसमें एनजीसी को जोड़ा गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को जोड़ा गया था, जिसमें कहीं ना कहीं जो हमारा एक मूल ढांचा है, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। पावर जो होती है, जैसे एक ही व्यक्ति को सारी पावर मत दीजिए। जैसे तीन पिलर्स होते हैं हमारे। विधायिका होती है, लेजिस्लेटिव मतलब, जुडिशियल होता है, न्यायपालिका मतलब, एग्जीक्यूटिव होता है, कार्यपालिका। ये एक ही व्यक्ति को ना दे या एक ही संस्थान को ना दे। अगर ऐसा दिया जाएगा तो वो संस्थान क्या बन जाएगा? ऑटोक्रेट बन जाएगा, बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक मूल ढांचा होता है। तो एनजी आ गया कि कहीं ना कहीं जो विधायक में घुस रही थी, न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप कर रही थी, तो ये जब देखा गया तो इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कि रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह से अमेंडमेंट कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो देखिए यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? यहां से ये समझ में आ रहा है कि जो हमारे गार्जियन होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हम कुछ गलती करते हैं तो उसको सुधारते हैं, राइट, उसको सुधारते हैं। तो सेम हमारा सुप्रीम कोर्ट भी करता है। अगर कोई गलती कर रहा है तो उस गलती को रोक देता है, राइट। तो इसी बेस पर हमारा सुप्रीम कोर्ट एक गार्जियन की जो भूमिका होती है, एक जो रोल होता है, वो निभाता है। यहां से हम क्या सीखे? अगर इसको, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर इसे शॉर्ट में हम समझे तो देख, जुडिशियल रिव्यू से सुप्रीम कोर्ट क्या बन गया है? गार्जियन। तो इन शॉर्ट हम ये समझे। तो ये बात आपको आई होप समझ में आ गई है। और मेंस राइटिंग में कोशिश करिएगा एग्जाम्पल भी देने हैं, और ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हाइपोथेटिकल कम से कम हो, जो वास्तविक हो। जैसे मैंने आपको वास्तविक दिया था 99th अमेंडमेंट, राइट, दैट इज अबाउट दी एनजीसी। अब हम बात करेंगे कि हमारा डिफेंडर कैसे है, ये डिफेंड कैसे करता है। तो डिफेंड के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि डिफेंड कैसे करता है। देखिए डिफेंड, अगर मैं जाऊंगा आर्टिकल 147 पे, अगर आप आर्टिकल 147 में जाएंगे तो आपको देखेगा कि इंटरप्रिटेशन जो करता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये पावर है। सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये पावर है इंटरप्रेट करने की। अब इसको एक साधारण शब्दों में हम समझते हैं। एक मुद्दा आ गया था, केसेस में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। केसेस आप ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो कमेंट में हमें भेजिएगा, मैं आपका जरूर आपको रिवर्ट करूंगा। तो देखिए एक मुद्दा आ गया था कि जो उद्देशिका है, जो प्रेम्बल है, वो संविधान का भाग है या नहीं है। अब देखिए ऐसे जो केसेस होते हैं, टेंसेस तो भाग है या नहीं है, तो इसमें क्या एविडेंसेस लाओगे? एविडेंसेस तो हो ही नहीं सकते। यानी कि ऐसे मुद्दे जिसमें एविडेंसेस नहीं ला सकते हैं, ऐसे मुद्दे कहलाते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये बात याद रखिएगा। और जिनमें हम फैक्ट्स लाते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। चलिए एक बार इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको अच्छी तरह बता देता हूं, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। एक तरफ मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन ऑफ लॉ, और एक तरफ लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। देखिए जैसे ऐसा है, कोई प्रश्न आता है कि ये गाड़ी मेरी है जो चोरी कर ली गई थी। तो अगर मुझे ये बताना है ये कार जो है मेरी है,
तो उसमें मैं प्रूफ दूंगा, जैसे मैं ये प्रूफ नाम पे है, राइट, ये मेरे घर पे पार्क होती थी, सीसीटीवी में फुटेज है, तो ये सारे के सारे एविडेंसेस होते हैं। तो इस तरह के जो इनको क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स कहते हैं, गॉट इट, जिसमें हम एविडेंसेस दे सकते हैं इस तरह के। अब जैसे क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ लॉ में जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक जैसे जैसे क्वेश्चन उठ जाए कि जो ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर हैं, व्हाई दे कांट मैरी, वो शादी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक लड़का है एक लड़की है, क्यों नहीं कर सकते। तो इसमें कोई आप एविडेंसेस तो नहीं दे सकते ना। तो इस तरह का आंसर देने के लिए आपको कहीं ना कहीं बिना एविडेंसेस के एक समाज को देखते हुए निर्णय लेना होता है। तो ऐसा जो फैसला हो हमेशा सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है, यानी कि क्वेश्चन ऑफ लॉ में हमेशा सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आएगा, और जो क्वेश्चन ऑफ कोर्ट भी आएगा और अदर कोर्ट्स भी आएंगे, हाई कोर्ट या और निचले जो कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात आती है तो इसमें इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार जो होता है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का होता है, 147 में लिखा हुआ है। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपको। कभी कभी ऐसा होते हैं जैसे सैंक्शन, सैंक्शन का अगर हम अर्थ निकालें तो वो दो निकलता है, एक होता है रोक लगा देना और एक होता है लागू करना। यानी कि जैसे सैंक्शन होता है, जैसे कि अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिया है, तो क्या है, ईरान पे रोक लगा दी है, वो ये नेगेटिव बन गया। वैसे ही मेरा लोन बैंक ने सैंक्शन कर दिया है, यानी कि बैंक ने मेरा लोन दे दिया है, तो सैंक्शन के दो अर्थ निकल रहे हैं, राइट। तो इस केस में भी जब एक शब्द है उसके दो अर्थ निकल रहे हैं, तो कौन सा अर्थ को लेना है ये डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये पावर भी उसे कौन देता है, 147। तो आप क्या समझ रहे होंगे कि जो इंटरप्रिटेशन की वजह से जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो डिफेंड करता है। देखिए ऐसा समझिए, जैसे मेरे हाथों को देखिए, मैं वॉर में हूं, मान लीजिए मैं युद्ध में हूं, कोई तीर यहां से आ रहा है तो मैं अपनी ढाल, और इस दिशा से कोई तीर आएगा तो मैं यहां ढाल लगाऊंगा। तो स्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से मैं डिफेंड करूंगा। तो वही क्या होता है, समय समय पर अलग अलग बातें आती हैं, तो वहां पर सटीक फैसला लेना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट हमारे देश को या हमारे देश की जो सभ्यता है, मोरालिटी है, उसको डिफेंड करता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे गारंटर है, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू गारंटर है, और कैसे डिफेंडर है, इंटरप्रिटेशन के थ्रू क्या है, डिफेंडर है। तो देखिए यही है गार्जियन और डिफेंडर। मैं आपको समझा, जुडिशियल रिव्यू देख रहे होंगे आप लोग, राइट, और यहां पर आप डिफेंडर कैसे, इंटरप्रिटेशन के द्वारा, आर्टिकल 147 के द्वारा, राइट। अब आके देखते हैं कैग के बारे में। कैग के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 148 में आता है। अब कैग कस्टोडियन है। देखिए आप बैंक में जाते हैं, जैसे बैंक में आपको लॉकर फैसिलिटी मिलती है, और आप अपने जो भी ज्वेलरी होती है वो बैंक में रख देते हैं, बैंक की कस्टडी में रख देते हैं, राइट। मानते हैं एसबीआई बैंक में आप गए हैं और ये एसबीआई बैंक है, ये इसका लॉकर है मान लेते हैं, सॉरी फॉर माय ड्राइंग में मैं अच्छा कि ये लॉकर है, वहां पर आपने अपनी ज्वेलरी रख दी है, ये आपने अपनी ज्वेलरी रख दी है, राइट। तो ये किसकी कस्टडी में चला गया है, बैंक की। अगर ये चोरी होता है, कुछ होता है, तो बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल, और बैंक पूरी कोशिश इसे कोई चोरी ना करे, इसका कोई भी मिसयूज ना हो, ठीक है। तो वैसे ही जो कैग होता है, कैग की जिम्मेदारी होती है कि जो जनता का पैसा है, जो कर के रूप में है, जो एक टैक्सेस के फॉर्म में जो गवर्नमेंट के पास आता है, वो पैसा जिस फॉर्म के लिए लिया गया है उसी फॉर्म में वो जाना चाहिए। इट इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैग। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। टैक्स होता है और एक सेस होते हैं, दोनों ही टैक्स होते हैं, पर दोनों में फर्क है। देखिए टैक्स जो होता है वो उसका जो डिसीजन होता है वो सीएफआई होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और उसको कहीं पर भी खर्च किया जा सकता है, यानी कि पहले से डिसाइडेड नहीं होता है ये पैसा कहां खर्च किया जाए। सेस जो होता है, ये पैसा जो होता है जाएगा तो सीएफआई में ही, परंतु इसमें ऑलरेडी ये डिसाइडेड होता है ये पैसा अगर जिस प्रोग्राम या जिस प्रयोजन के लिए लिया जा रहा है वहीं वो खर्च किया जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर पे लग रहा है तो वो खर्च कहां होगा, एग्रीकल्चर पे ही होगा। तो देखिए कैग की जिम्मेदारी वो ये देखेगा कितना परसेंट टैक्स कलेक्ट हुआ है। अगर सेस है, एग्रीकल्चर के लिए सेस है, मान लेते हैं 100 रुपए मिले हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो 100 ही रुपए खर्च होने चाहिए कहां, एग्रीकल्चर पे। ऐसा नहीं कि पैसा
सा ऊपर नीचे किया जा रहा है। तो इस तरह से जो कैग होता है, चाहे वो केंद्र के अकाउंट है और या वो राज्य के अकाउंट है, ये दोनों अकाउंट जो कैग है वो रिस्पॉन्सिबल होता है देखने के लिए, पूरा चेक करने के लिए। तो इस आधार पर जो कैग है वो एक कस्टोडियन की भूमिका निभाता है। बाय दिस फैसिलिटी द कैग परफॉर्म एज द कस्टोडियन और बिकम राइट। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब देखिए, जो मेंस राइटिंग होती है, मैंने फिर समझा दिया, एक बार देख लेते हैं। मेंस राइटिंग मानते हैं कोई जैसे मानते हैं जैसे आरबीआई के बारे में कुछ लिखना है आपने, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं आपने लिखना है कैग के बारे में। तो देखिए, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये वाला है कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है, तो नहीं बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसको अगर आपने शुरू करना है तो इससे संबंधित जो एक्ट है, क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो आरबीआई एक्ट मुझे उम्मीद है आप सभी जानते होंगे, एक्ट 1934 है। तो ये बात आपने याद रखनी है, यहां से शुरू करना है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कोशिश करिएगा उससे रिलेटेड आर्टिकल वो किस पार्ट में है, किस चैप्टर में है, अगर आप इसे कोट करते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है अब आप समझ पाए हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट एक गारंटर है, डिफेंडर है, और कैसे कैग एक कस्टोडियन है, राइट। और दोनों ही हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। बोथ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर। अब देखेंगे नेक्स्ट, तो यहां तक मुझे होगा। और देखिए, ये हमारे जो टीओ और एटीओ के जो 3 पेपर हैं उसकी एक इंडिविजुअल सीरीज हमने बनाई है, टेस्ट सीरीज है। एक टेस्ट पे आपको माफ कीजिएगा, एक सब्जेक्ट में आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, टोटल 30 हो गए, 10 30। और इसका इंडिविजुअल अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इट विल कॉस्ट यू वेरी लेस, दैट इज 2999। अगर आप तीनों परचेस करना चाहते हैं तो यू विल हैव अ गुड डिस्काउंट, दैट इज इट विल कॉस्ट यू अराउंड 7999, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट अकाउंट चैप्टर 1 to 8 डिस्कशन। 1 to 8 डिस्कशन करेंगे आप मेरे साथ, इसमें हम उसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मोस्टली यहीं पर लोग थोड़े घबरा रहे हैं जो ये आएंगे। और इसमें आपको एक जो भी हम पीपीटी बनाते हैं जिसमें ऑलरेडी हम हाईलाइट कर देते हैं, जिसमें आपको जब पढ़ते समय कोई दिक्कत ना हो, वो स्टडी मटेरियल भी आपको इस कॉम्बो प्राइस जो 799 का है उसमें प्रोवाइड किया जाएगा आपको, राइट। और एक प्लान और है, प्रीमियम लेक्चर है जिसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2999, एग्जैक्टली 2999 में। तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन है। अब देखिए, जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है आपसे, अब जो कल जो क्वेश्चन आने वाला है उसको मैं अभी से आपके सामने रख रहा हूं। ये देखिए क्वेश्चन, एज वी गो थ्रू आर्टिकल 151, as we go through article 151, why CAG is not authorized to submit his report directly to both the house of parliament? As you all know, जो CAG 48 से शुरू हो जाता है, तो जब आप आर्टिकल 151 पढ़ते हैं तो आपको ये दिखेगा कि CAG अपनी रिपोर्ट पहले प्रेसिडेंट को देगा, P फॉर प्रेसिडेंट अगर की बात है, और अगर स्टेट की बात है तो गवर्नर को देगा, राइट। तो अपनी रिपोर्ट पहले प्रेसिडेंट या गवर्नर को देता है, देन अगर क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को फिर पार्लियामेंट के बोथ हाउस में रखेंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा। सेम गोस फॉर द स्टेट आल्सो। तो ऐसा क्यों है, क्यों बीच में प्रेसिडेंट को डाला हुआ है? डायरेक्ट कैग अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में क्यों नहीं रख सकता है? तो इसको आपने थोड़ा सा सोचना है, समझना है और इसको लिखना है, राइट। और आप हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम डेली अपडेट्स देते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो आप इस चैनल को लॉगिन करना है और जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं आपने उस तक पहुंचना है इस चैनल द्वारा, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये आपका जो भी डेटा मैं आपको दे रहा हूं वो आपके मेंस राइटिंग में बहुत काम आएगा, और जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊं ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस आप उसका फायदा लेंगे, राइट। मैं हमेशा कहता हूं इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्किंग, इट्स अबाउट अगर हार्ड वर्किंग में आप एक एक्सपीरियंस जोड़ देते हैं किसी का, तो आपका वो हार्डवर्क डेफिनेटली वर्थ होता है। तो यहीं से मैं अपना ये वीडियो एंड करने जा रहा हूं, और कल मिलेंगे इसी क्वेश्चन से जो मैं अभी पूछा है आपको क्वेश्चन,
और कल डिस्कस करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लिखना शुरू करेंगे, बिना लिखे आपके मेंस अच्छा नहीं होगा, ये बात मेरी याद रखिएगा। और एक चीज मैं एंड में बात ऐड करना चाह रहा हूं, जो हमारा कॉम्बो प्राइस लेगा, जो कॉम्बो हमारा ऑफर है आपको, उसमें जो टॉपर्स होते हैं, जो टॉप मीन्स राइटिंग करते हैं, टॉप 3, वो मीन्स राइटिंग आपके साथ शेयर की जाएगी। तो अभी फिलहाल यहीं से मैं रोकने जा रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा। जय हिंद टू ऑल।